अच्छा, इतने शहजादे बंदे हैं को वो बता नहीं रहा कि स्क्रीन शो नहीं हो रही, मुझे तो आज याद ही नहीं रहा। ये आगे पीछे जहन करता होता है। ओके, कोई बात नहीं। दोबारा इधर आ जाओ, अब सारे दोबारा क्लिनिकल फीचर बता दूं यार। सारा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया यार। अच्छा चलो बस अब इधर आ जाओ, जितना डिस्कस कर लिया बाकी मैं खुद ही इसमें कर लूंगा। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे इसके अंदर? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात कर रहे थे। मैंने आपको इसके अंदर बताया कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या करता है। जो एक पैथोजन होता है, कौन सा? ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है। ये हमारे पे अटैक करता है, हमारी बॉडी में आता है। ये आगे क्या करता है, जाके फेरेंक्स का इन्फेक्शन करवाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरेंजाइटिस बोलते होते हैं। साथ ये क्या करवाता है? स्किन पे इन्फेक्शन करवाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इम्पेडिगो बोल रहे होते हैं ना, स्किन इन्फेक्शन करवा रहा होता है। ठीक है। तब इसने ये दो इन्फेक्शन करवाने हैं, कौन कौन से? फेरेंजाइटिस और इम्पेडिगो। साथ ये पता क्या करेगा इस पेशेंट? अब हम क्वेश्चन ये होता है कि यार ये नेफ्रिटिक सिंड्रोम कैसे करवा सकता है? आपने बताना है कि जो एम प्रोटीन होती है ना इस पैथोजन के ऊपर, ठीक है, सेम वही एम प्रोटीन हमारे सेल्स के ऊपर भी प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है। सेम वही प्रोटीन होती है जो किधर होती है? बैक्टीरियल सेल पे प्रेजेंट होती है, वो हमारे सेल पे भी प्रेजेंट होती है। अब इम्यून सिस्टम को तो नहीं पता ना कि ये हमारे सेल पे भी प्रेजेंट है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने पता क्या करना है? उसने ये करना होता है कि वो जाके अटैक करती है किसके? बैक्टीरिया की एम प्रोटीन पे अटैक कर देती है। साथ ही वो पता क्या करती है? जो हमारी मेम्ब्रेन्स पे एम प्रोटीन पड़ी होती है ना, वो उस पे भी अटैक कर देती है। ठीक है। उसको भी डैमेज कर देती है, वहां पे भी इन्फ्लामेशन करवाना शुरू कर देती है। अब जब उसने हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जाके अटैक कर दिया, उसको उसने जाके डैमेज कर दिया, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस करवा दिया, तो क्या उस पेशेंट के अंदर, मुझे ये बताएं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकता है? शाबाश, बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकता है? बताएं बताएं, शाबाश। क्या उस पेशेंट के अंदर हो सकता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको समझ आ गई ये वाली बात? ओके, जगह ये बाकियों को भी ये वाली बात समझ में आ गई है ना। लाइक सिंपल सी बात है यार, वो एम प्रोटीन पे अटैक करता है, उसकी वजह से इशू हो रहा होता है। ठीक है, बस इतनी बात आपने याद रखनी है। अब देखें, अब इस पे पेशेंट हमारे पास आएगा कैसे? आपने हमेशा याद रखना कि जब पेशेंट आएगा उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, या उसको कफ होगी या उसको फ्लू होगा। ठीक है। साथ पेशेंट को और क्या होगा? पेशेंट को फीवर हो रहा होगा। साथ इस पेशेंट के अंदर और क्या हो सकता है? स्किन इन्फेक्शन होगा। प्लस इसके अंदर पता साथ हिस्ट्री क्या पेशेंट देगा? उसको हीमाचूरिया भी है, साथ में उसको एडीमा भी है, पेरी ऑर्बिटल एडीमा भी है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? हाँ जी, अभी बताता हूँ ये वाली बात, पहले इतनी बात सुने ना। आपने बताना पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इस पेशेंट के अंदर हो रहा है। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इसके अंदर पता क्या आता है? हमेशा याद रखना है कि एग्जामिनर जब भी, ऑलवेज, इसका क्वेश्चन जब भी आएगा वो जरूर मेंशन करेगा कि 2 से 3 वीक पहले उसको क्या था? स्किन इन्फेक्शन चल रहा था। प्लस वो इसके अंदर दूसरी बात ये मेंशन करेगा कि उसको फेरेंजाइटिस चल रहा था। ठीक है, फेरेंक्स का इन्फेक्शन था। अब उसको हुआ क्या कि उसको नेफ्रिटिक सिंड्रोम वाले फीचर आ रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि यार ये 2 से 3 वीक की क्या बात है? तो आपको बताना है 2 से 3 वीक लगते हैं इसको आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करते हुए, ग्लोमुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसीलिए जब भी क्वेश्चन आएगा वो 2 से 3 वीक से बाद आएगा, ना कि पहले आएगा। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखनी है कि ये 2 से 3 वीक वाली बात क्या है। तो आपने बताना 2 से 3 वीक लगते हैं कि उसको वो डैमेज करते हुए ना। इसीलिए क्या करते हैं कि दो एग्जामिनर 2 से 3 वीक जरूर मेंशन करता है क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, ये वाली बात समझ में आ गई कि 2 से 3 वीक क्यों मेंशन करेगा? ओके, अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो। अच्छा, इस पे ना आपकी जो एपिथेलियल सेल्स की जो अपीयरेंस होगी ना, इस पे क्वेश्चन आ जाता होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स की अपीयरेंस होती है ना, वहां पे आपको पता है कि ऊपर क्या होता है? एपिथेलियल सेल्स होते हैं, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ऐसे पोडोसाइट होते हैं। ठीक है। तो आपने बताना लंपी बम्पी अपीयरेंस होती है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको भी डबल टिक कर ले, लंपी बम्पी अपीयरेंस। ठीक है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि कौन सी अपीयरेंस होती है, आपने बताना है लंपी बम्पी अपीयरेंस इसके अंदर होती है। समझ आ गई ये वाली बात? ठीक है।
सात क्वेश्चन कैसे आएगा, वही आपने बताना है, फीवर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, हिमाचूरिया प्लस एडिमा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यूरिन का कलर कौन सा होगा, आपने कहना डार्क कलर होगा, कोला कलर यूरिन इसके अंदर हम देखेंगे। अगर पूछा जाए कोला कलर यूरिन क्यों देखेंगे, तो आपने बताना भाई इसके अंदर ब्लड आ रहा है, इसीलिए हम क्या देखेंगे, इसके अंदर कोला कलर यूरिन देखेंगे। साथ आपने बताना है इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, ओलिगो यूरिया हो रहा है। फिर आपसे पूछते हैं कि इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का क्या लेवल होगा, ज्यादा होगा कि डिक्रीज होगा। आपने बताना भाई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारी क्या कर रही है, इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का लेवल डिक्रीज करेगा इस पेशेंट के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये भी आ जाता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज। आपने बताना है इसका लेवल इसके अंदर लो होगा। अब आपने बताना है कि इस पेशेंट को हमने ट्रीट कैसे करना है। तो आपने बताना है यार, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इस पेशेंट के अंदर क्या हो रही है, हाइपरटेंशन नहीं हो रही। अगर इस पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन हो रही है, तो हम इस पेशेंट के अंदर क्या देंगे, क्या ऐसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं इस पेशेंट के अंदर, ऐसे इनहिबिटर्स दे के हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा कि इसकी ट्यूब्यूल्स डैमेज हो रही हैं, तो यार वाटर की भी तो रेजिस्टेंस हो रही है ना बॉडी में। तो आप क्या देंगे, क्या डायूरेटिक्स दे सकता हूँ मैं इसके अंदर मैं डायूरेटिक्स भी दूंगा, ठीक है। और एट देन कोर्टिकोस्टेरॉइड इस पेशेंट के अंदर हम देंगे। समझ आ गई। तो कि जब आप वहां पढ़ोगे ना इम्यूनोलॉजी में, ठीक है, ये उसका इम्यूनोलॉजी का पार्ट है। आपका जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है ना, ये आगे जाके पता क्या बनाता होता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता होता है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जब बनता है ना, तो ये क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन पे अटैक करते हैं, उसकी क्या करवाते हैं, लाइसिस करवा रहे होते हैं। वो कैसे करवाते हैं, एट द एंड आपने याद रखना है कि आपका C5 एट द एंड एक्टिवेट होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये फिर आगे जाके क्या करता है, हमारा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है और फिर मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर पता क्यों लो होगा, यार आपकी जो इम्यूनिटी है, जो नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, वो ज्यादा से ज्यादा अटैक करेगा किस पे, आपकी एम प्रोटीन पे अटैक करेगा। जब वो आपकी एम प्रोटीन पे अटैक करेगा, उतना ज्यादा उसको डैमेज करेगा, उतनी ज्यादा उसकी लाइसिस करवाएगा, और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होगी। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का लेवल डिक्रीज होगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है। आप समझ में आ गई। ओके। अच्छा, और इस पेशेंट के अंदर पता क्या होता है, एंटी डीएनए एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं और एंटी स्टेप्टोलाइसिन एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं। किसी को पता है ये क्यों पॉजिटिव होंगी, शाबाश। आपने किसी और डिजीज के अंदर भी ये पढ़ी होंगी, किसी को याद है कि कोई नहीं याद। ये क्या लिखा हुआ है, वेरी गुड, रिमेटिक फीवर। ठीक है, ये उसके अंदर भी पॉजिटिव होती हैं, क्यों होती हैं, शराज क्यों होती हैं, शाबाश, अब ये भी बताओ। ये सेम एंटीबॉडीज आपकी रोमेटिक फीवर पे भी, में भी इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा होता है, सेम ये प्रॉब्लम। वेरी गुड, पता क्या हो रहा होता है यार, उस पेशेंट के अंदर भी आपका ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अटैक कर रहा होता है, इसके अंदर भी ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अटैक कर रहा होता है। इसीलिए क्या होता है कि दोनों में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो एंटी डीएनएस बनती हैं, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन बनती हैं, इसीलिए ये वाली दोनों पॉजिटिव होती हैं इसके अंदर। हाँ जी, पूरे टॉपिक में से किसी का कोई एक भी क्वेश्चन, ये जिस तरह क्वेश्चन आता है मैंने वो भी बता दिया, एक दफा यहाँ से बेशक आप खुद ही भी रीड कर लीजिएगा। ओके, क्लियर है। तो अच्छा, दूसरा पता क्या होता है, अब डिस्कस करते हैं IgA नेफ्रोपैथी। अब IgA आपकी क्या है, पहले तो मुझे ये बताए ना, व्हाट इज IgA। आपने बताना है ये मेरी क्या है, एंटीबॉडीज है, ठीक है, जो आपने गेम्ड के नाम से याद की होंगी, ये एक एंटीबॉडीज है। अब ये प्रेजेंट किधर होती है, आपने बताना है जिस जिस एरिया पे म्यूकस प्रेजेंट होता है ना, ये वहां वहां प्रेजेंट होती है। अब म्यूकस आपके और किधर प्रेजेंट होता है, यार आपकी मिजेंजियम पे प्रेजेंट नहीं होता, ग्लोमेरुलाई पे प्रेजेंट नहीं होता। आपने फिर ये बताना है कि इस पे जो आई ये म्यूकस और किधर होता है, टीयर्स में नहीं होता, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर नहीं होता, सलाइवा के अंदर नहीं होता, इन सब जगह पे GIT के अंदर नहीं होता, आपका म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब पता क्या होता है इस पेशेंट के अंदर, जो आपका IgA होता है ना, अब नॉर्मली जाके आपके डिपॉजिट हो जाता है किस जगह पे, किडनी के अंदर डिपॉजिट हो गया। अच्छा, कोई इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से जो आपका IG है वो जाके मेसेंजियम के लेवल पे, किडनी के लेवल पे, ग्लोमेरुलाई के लेवल पे जाके डिपॉजिट हो गया। अब इसने वहां पे जाके क्या कॉज करवा दिया, नेफ्रोपैथी कॉज करवा दी। देखें, जब आपका IgA वहां पे जाके डिपॉजिट हो गया, मुझे एक बात बताएं, बॉडी में IgA का लेवल डिक्रीज नहीं कर देगा, शाबाश बताते जाएं। तो भाई बॉडी में IgA का लेवल डिक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जाके किडनी में डिपॉजिट हो जा रहा है। जब ये इसके अंदर इधर किडनी पे डिपॉजिट होगा, बॉडी में इसका लेवल डिक्रीज कर देगा। तो मुझे ये बताएं, इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाएगी जहां जहां म्यूकस प्रेजेंट होगा, शाबाश। अगर पैथोजन आया, इजिली अटैक कर सकता है,
इजीली अटैक करवा सकता है। ठीक है। अब इसके अंदर किस किस जगह पे करवा सकता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी इन्फेक्शन के साथ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो जीआईटी के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। टीयर्स की वजह से भी इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए आईजीए डेफिशिएंसी हो और जीआईटी में मोस्ट कॉमन कौन सा पैथोजन अटैक कर सकता है, शाबाश, याद है किसी को? जीआरडीएसिस, वेरी गुड। वेरी गुड सिराज। जियाडियसिस पैथोजन ज्यादा से ज्यादा अटैक करवाएगा। और जितना वो जियाडियसिस अटैक करवाएगा बच्चों, मुझे ये बताइए, इन्फेक्शन नहीं करवाएगा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी इस पेशेंट के अंदर हो सकता है, जीआईटी का इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये सारी चीजें वही, साथ ये चीजें मेंशन कर दें, साथ एग्जामिनर सारे नेफ्रिटिक सिंड्रोम वाले फीचर मेंशन कर देगा। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट आती है कि आपका उसके अंदर भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा था, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल के अंदर भी, और आईजीए के अंदर भी आपका क्या हो रहा है कि आपका ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, जीआईटी इन्फेक्शन हो रहा है। हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है, क्वेश्चन ये आता होता है। हमेशा आपने याद रखना है, जब भी आईजीए नेफ्रोपैथी की बात आए ना, 1 से 2 दिन की बात होगी, डेज की हिस्ट्री के साथ आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। दोनों का फीचर टोटली सेम होगा, लेकिन कितने कहाँ पे डिफरेंस आएगा? दिन पे डिफरेंस आएगा। ये डेज की हिस्ट्री के साथ आएगा और वो वीक की हिस्ट्री के साथ आएगा, जो मैंने आपको बताया। ठीक है। क्वेश्चन टोटली सेम होगा। अगर वो लिख दे कि 2 से 3 हफ्ते बाद मेरे पास पेशेंट आ रहा है, उसका कोला कलर यूरिन है, उसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसको साथ वो लिख देगा वो स्किन इन्फेक्शन, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपने बताना है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर वो क्या लिखे कि एक पेशेंट आया, उसको 1 दिन पहले स्किन इन्फेक्शन भी था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी था, उसको वो लिख दे साथ डायरिया भी था, साथ वो लिख दे उसके अंदर हिमाचूरिया भी है, प्रोटीन यूरिया भी है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपने बताना आईजीए नेफ्रोपैथी की बात हो रही है। अगर दिन की हिस्ट्री के साथ आए। ठीक है। बात ये बताना चाह रहा था, समझ आई कि नहीं आई? सबको आगे समझ? ओके जी, अगर बाकियों को भी आ गई। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर क्या आता है? दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसका लेवल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? आपने बताना है इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो नॉर्मल रहेगा, ना ही वो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। क्यों? यार, अब पैथोजन का मसला नहीं है, अब वैसे ही आपका आईजीए एंटीबॉडी ही कम है। इसीलिए क्या होगा, इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होगा, जो C3 C5 का लेवल होगा, उस पेशेंट के अंदर क्या होगा बच्चों? नॉर्मल होगा। ठीक है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे क्या देखना आपने? आईजीए डिपॉजिट एंटीबॉडीज हुई होगी आपके ग्लोमेरुलाई पे, और इसका क्या करना है, साथ इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, इसकी भी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगी ना, वो बायोप्सी होगी। ठीक है। बाकी सारी इसकी सिम्टोमेटिक इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे होते हैं। प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो मैंने आपको बताया था यूरिन एनालिसिस करवाएंगे। हीमाचूरिया हो रहा है तो कंप्लीट उसके वो यूरिनरी ट्रैक को रूल आउट करेंगे कि यूरेटर में इंजरी तो नहीं, यूरेथ्रा में तो नहीं है। किडनी का स्कैन करेंगे इस पेशेंट के अंदर। ठीक है। वो डिपेंड करता है फिर पेशेंट के अंदर इशू कौन सा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करना। अगर पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का है, तो आपने बताना है जी इसके अंदर हम क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे, एंटीबॉडीज का लेवल चेक करेंगे, किस एंटीबॉडीज का लेवल कम होगा आपने बताना आईजीए का लेवल इसके अंदर कम होगा। ठीक है। ट्रीटमेंट इसके अंदर क्या करेंगे, हाइपरटेंशन हो रही है इसके अंदर भी वही नेफ्रेटिक सिंड्रोम वाला, हाइपरटेंशन हो रही है तो उसको एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं। प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो बाहर से हम इसको एल्ब्यूमिन भी दे सकते हैं। ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर क्या करेंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे ताकि उसका जो इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो जाए, उस पे जो अटैक कर रहा है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अब ना करे, सॉरी ये आईजीए डेफिशिएंसी है, जो इन्फेक्शन हो रहा है वो ना हो इस पेशेंट के अंदर, इसीलिए कोर्टिकोस्टेरॉइड इस पेशेंट के अंदर हम दे सकते हैं। हाँ जी, समझ आ गई कि नहीं आई? ओके जी। Progress. एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडीज। मेरे ना गले में दर्द हो रही। अच्छा, आगे आ जाए हिनोस कोलिन परपोरा। इसके अंदर पता क्या होता है, जो आपकी स्मॉल वेसल्स होती है ना, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है। जब उसकी स्मॉल वेसल्स की इन्फ्लामेशन होगी तो इसके अंदर पता क्या होगा, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देगा, ये एक हमेशा बात आपने, किसने गला दबा दिया है?
अच्छा, इसके अंदर पता क्या होता है कि स्मॉल वेसल्स की पता क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है। साथ इसके अंदर पता और क्या होता है, इसके अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा हिनोस कोलिन परप्यूरा का, एग्जामिनर मेंशन करेगा कि उसके बटक्स वाले रीजन पे रैश बने हुए हैं। ओनली डिजीज जिसके अंदर आपके बटक्स पे रैश बने हो ना, आपने बताना है कि वो कौन सी डिजीज है, हिनोस कोलियन परप्यूरा। ठीक है, इस डिजीज के अंदर पता क्या होता है, आपके बटक्स पे रैश होते हैं, बाकी सारे आईजीए नेफ्रोपैथी वाले सारे फीचर होंगे इसके अंदर। क्या होगा इसके अंदर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, जेट इन्फेक्शन हो सकता है, म्यूकोजल जहां पे भी म्यूकोजा उसका इन्फेक्शन हो सकता है। साथ एग्जामिनर मेंशन कर देगा कि इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, आपके पर ये देखें पाल्पेबल परप्यूरा होगा इसके अंदर, abdominal पेन क्यूर आईजी, बाकी सारा आईजी नेफ्रोपैथी वाले उसने कहा है, आइडेंटिकल टू द आईजी नेफ्रोपैथी। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आता होता है, और इसका क्वेश्चन आ जाता होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं कराना। ठीक है, आपने बताना इसके अंदर क्या होगा, रैश होगा बटेक्स, और बाकी सारे आईजीए नेफ्रोपैथी वाले फीचर होंगे। अब आपको पता आईजीए नेफ्रोपैथी है तो उसको नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, बर्गर डिजीज है। हम इसके अंदर क्या करेंगे, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इनहिबिटर्स देंगे। अगर उसको क्या हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो बाहर से एल्ब्यूमिन देंगे ताकि उसको एडीमा ना हो इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या देंगे, ग्लूकोकोर्टिकोइड देंगे यार, इन्फ्लामेशन चल रही है ना, ताकि स्टेरॉइड देंगे बाहर से कि इसकी इन्फ्लामेशन कम होगी। ठीक है, समझ आ गई ये वाली, इनोच कोलिन परप्यूरा समझ आ गया। ओके। अच्छा, आगे आ जाओ, वेजिनल ग्रेनुलोमाटोसिस। अब पता है वेजिनल ग्रेनुलोमाटोसिस क्या है, ये भी आपकी ना स्मॉल वेसल्स की, इसके अंदर भी क्या हो रही होती है, इन्फ्लामेशन हो रही होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन कौन सी स्मॉल वेसल है जिसकी इन्फ्लामेशन हो रही होती है। आपने बताना, एक लंग, दूसरी किडनी की स्मॉल वेसल्स, तीसरी आपकी नोज की। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल उसके लंग्स के स्मॉल वेसल्स की इन्फ्लामेशन हो रही है, उसको डैमेज कर रही है, तो जब वो कफ करेगा, ड्यूरिंग कफ उसके अंदर क्या होगा, ब्लड आ सकता है, जिसको आप क्या बोलते हो, हीमोप्टेसिस बोलते हो। तो पहला इसके अंदर एग्जामिनर क्या फीचर मेंशन करेगा, हीमोप्टेसिस मेंशन करेगा। दूसरा मुझे ये बताएं, जब उसकी किडनी डैमेज हो रही है, उसको नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो रहा है, तो क्या उस पेशेंट के अंदर हीमाचूरिया हो सकता है। शाबाश, बताते जाएं, उस पेशेंट के अंदर हीमाचूरिया होगा। अगर उसकी नोज की इन्फ्लामेशन हो रही है, नोज के वेसल्स की इन्फ्लामेशन हो रही है, तो क्या उस पेशेंट के अंदर साइनसाइटिस हो सकता है। शाबाश, बताते जाएं। क्या ये तीनों फीचर किसी डिजीज में भी आए, साथ वो लिख दे इस पेशेंट के अंदर और क्या हो रहा है, एडीमा हो रहा है। ठीक है, साथ लिख दें हाइपरटेंशन हो रही है। वट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, अब आंसर खुद ही आप मुझे बताएं क्या होगा इसका। नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो सकता है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम विद वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस। समझ आई क्वेश्चन कैसे आएगा, कि रिपीट कर दूं। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, इस पेशेंट के अंदर पता क्या होता है यार, इसके अंदर ना जो स्मॉल वेसल्स होती हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब किस किस जगह की स्मॉल वेसल्स, एक किडनी, ठीक है, दूसरा आपने बताना है इसके अंदर क्या होगा, लंग्स, तीसरा इसके अंदर नोज। तो इसकी जितनी स्मॉल वेसल्स है उनकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी। अगर बात करें कि किडनी की स्मॉल वेसल्स की इन्फ्लामेशन होगी और वो डैमेज होगी, उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, तो जिसको आप क्या लिखते हो, हिमाचूरिया लिखते हो। पहला इंपॉर्टेंट फीचर लिख लें इसके अंदर। दूसरा, अगर लंग्स के वेसल स्मॉल वेसल्स की इन्फ्लामेशन होगी, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, हीमोप्टेसिस नहीं हो सकता, ब्लीडिंग नहीं होगी इसके अंदर, कंजेशन नहीं होगी। अगर उसके नोज के वेसल्स की इन्फ्लामेशन हो जाए, उसको आप क्या बोलते होते हो, साइनसाइटिस नहीं बोलते होते हो। ठीक है, अगर आपको ये तीनों फीचर मिले तो इसका आंसर होगा वेजनर ग्रेनुलोमाटोसिस। ठीक है, वेजनर ग्रेनुलोमाटोसिस इसका आंसर होगा। अगर साथ पता वो क्या मेंशन कर दे कि इस पेशेंट के अंदर और क्या हो रहा है बच्चों, प्रोटीन पेरी पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो रहा है इस पेशेंट के अंदर, या प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्लस लिख ले कि इसके अंदर कोला कलर यूरिन आ रहा है, साथ वो इसके अंदर लिख ले कि हाइपरटेंशन है, फिर पूछिए व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। आंसर बताओ क्या होगा इसका। शाबाश, क्या बात है। यार मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप पोस्ट पे पहुंच गई हो। शिराज, इसका आंसर क्या होगा।
वेजिनल ग्रेनुलोमाटोसिस इसका आंसर होगा यार। तीनों वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है, किडनी, लंग्स, नोज। उसकी वजह से क्या तीनों फीचर आए आपके पास? हीमाचूरिया, हिमोप्टेसिस, साइनोसाइटिस हो गया। साथ मैंने नेफ्रिटिक के सिंड्रोम वो फीचर मेंशन कर दिए, बस क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आंसर क्या होगा? वेजिनल ग्रेनुलोमाटोसिस विद नेफ्रिटिक सिंड्रोम। समझ आई? फिर इंसान बन गालियां खाएगा बाकियों से। अच्छा, अब इस पेशेंट के अंदर पता क्या होता है? जो पी आन का होता है ना, इसका लेवल बड़ा होगा। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज का लेवल क्या होगा? इसमें कोला कलर यूरिन होगा। हाँ तो बताया तो है, कोला कलर होगा, हिमाचूरिया हो रहा है इसीलिए। अच्छा, इसके अंदर पी आनका का लेवल बड़ा होगा। पी एंटी न्यूक्लियर सिटोलेटेड एंटीबॉडीज का लेवल क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज का लेवल बड़ा होगा। ये भी क्वेश्चन मेंशन करता होता है एग्जामिनर। ठीक है, ये भी याद आपने रखना होता है। और इस पेशेंट के अंदर क्या होगा यार? अब मुझे ये बताएं कि इस पेशेंट के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, तो क्या हम इसके अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं? इम्यूनो सप्रेशन दे सकते हैं? भाई दे सकते हैं, ताकि उसकी इन्फ्लामेशन कम हो। तीसरा काम इसके अंदर हम क्या करेंगे? प्लाज्मा फ्रेसिस करेंगे। पहले तो मुझे ये बताया ना कि प्लाज्मा फ्रेसिस होता क्या है। हाँ जी, तो क्लियर, शाबाश। प्लाज्मा फ्रेसिस क्या होता है? सॉरी सॉरी, हाँ। ओके ओके। इसके अंदर ना पी आन का नहीं, सी आन का होगी। ओके 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 जी, इसके अंदर सी आन का होगी जी, ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल, जो उसकी एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज बन रही होगी उसको हम उसको रिमूव कर देंगे फिल्ट्रेशन के जरिए, जिसको हम प्लाज्मा फ्रेसिस बोलते हैं। कि उसके बाद वो, हाँ जी ठीक है, ओके जी, प्लाज्मा फ्रेसिस को बोलते होते हैं। आपकी बुक पे भी यहाँ पे लिखा हुआ, साइटोटॉक्सिक एजेंट देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। सियान का इसके अंदर पॉजिटिव होगा। उसने बताया कि रेस्पिरेटरी फीचर होंगे। उसके बाद क्या होगा? साइनस के सिम्टम, साइनोसाइटिस होगा इस पेशेंट के अंदर। रेनल फीचर होंगे इसके अंदर। ठीक है, सारी बातें उसने वही की हुई है, कोई इस पे नई बात नहीं हुई। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, आगे आ जाओ। माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, एक मिनट में। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस के अंदर क्या होता है? किसी माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस के अंदर क्या होता है, किसी को पता है? शाबाश। आपके ना दो ऑर्गन जिसमें इन्वॉल्व होते हैं माइक्रोस्कोपिक। ये भी स्मॉल वेसल्स, किसके अंदर भी इन्फ्लामेशन होती है। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, पैथोमा पे वेस्कुलाइटिस वाला। ठीक है, इसके अंदर आपके दो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है लंग, दूसरा इसके अंदर पता क्या होता है? किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। अब आप मुझे बताओ कि लंग्स के स्मॉल वेसल्स की इन्फ्लामेशन होगी, उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई, तो क्या इश्यू होगा इसके अंदर? क्या कह रहे हो? हौसला रखो, कोई नहीं, हमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुई थी। उफ, इंसान बनो, क्यों लड़ रहे हो? तो फिर इंसान बनो। अच्छा, अगर लंग्स की क्या हुई, इन्फ्लामेशन हुई, तो क्या होगा इस पेशेंट के अंदर? हीमोपोटेसिस होगा। ठीक है। अब किडनी का इसमें इशू हुआ, तो मुझे बताएं, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर किडनी की इन्फ्लामेशन हो रही है, तो क्या उस पेशेंट के अंदर हीमाचूरिया हो सकता है? शाबाश। हीमाचूरिया होगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? हीमाचूरिया होगा। साथ इस पेशेंट के अंदर और क्या हो रहा है कि बच्चों, आपका हीमोप्टेसिस होगा। साथ एग्जामिनर क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि पी आनका का लेवल इंक्रीज होगा। पी एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज का लेवल इसके अंदर इंक्रीज होगा। बट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपने पहले बताना है कि माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस होगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है। दूसरा काम वो क्या करेगा, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और आगे लेके जाऊं, इसमें क्वेश्चन सुनिएगा, मैंने अब आपसे आंसर भी पूछना है। एक पेशेंट आया है, उसके अंदर हीमाचूरिया हो रहा है। ठीक है। प्लस उस पेशेंट के अंदर हीमोटेसिस है। ठीक है। साथ में मेंशन कर दूं, उसके अंदर जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेटिनिन की रेशो है, वो इंक्रीज है। साथ उसके अंदर क्या हो रहा है? कोला कलर यूरिन आ रहा है। वट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? क्वेश्चन का आंसर दो पहले। हाँ जी, तो कीर, क्या आंसर होगा इसका? शाबाश। आंसर बताएं, इसका क्या आंसर होगा तो कीर? बाकी बाकी सब भी बताएं।
भाई नेफ्रिटिक सिंड्रोम हो रहा है, ठीक है, इस पेशेंट के अंदर नेफ्रिटिक सिंड्रोम हो रहा है। अब पूछा जाएगा करवा कौन रहा है। हफ्सा छोड़ दो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की जान, नेफ्रिटिक सिंड्रोम हो रहा है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है करवा कौन रहा है इसके अंदर, तो आपने बताना माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। दोबारा सुने बात, मैंने आपको बोला था कि जो स्मॉल वेसल्स है ना, इसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब कौन कौन सी स्मॉल वेसल, आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर जो लंग्स और किडनी है ना, इसकी स्मॉल वेसल्स की इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ठीक है, जब लंग्स और किडनी की स्मॉल वेसल की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इसकी वजह से हिमोप्टेसिस और हिमाचूरिया हो गया। ये तो हो गया माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। अब इसी के अंदर मैं नेफ्रिटिक के फीचर मेंशन कर दूं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, नेफ्रिटिक सिंड्रोम होगा। करवा कौन रहा है, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस करवा रहा है। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? शाबाश, बताएं समझ आई कि नहीं आई? कि रिपीट कर दूं दोबारा? ओ ठहर जब बताता हूँ। मैं रिपीट कर दूं, अच्छा फातिमा बच्चे देखो बात सुनो, बुक पे पढ़ाने का नतीजा यही होता है। ठहरो जरा 1 मिनट। ये देखिए, मैंने कहा कि माइक्रोस्कोपिक मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है कि जो आपकी स्मॉल वेसल्स होती है ना बच्चों, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब कौन कौन से ऑर्गन की स्मॉल वेसल्स हो सकती हैं? लंग्स। जब भी लंग्स के स्मॉल वेसल्स की इन्फ्लामेशन होगी, उसकी वजह से वेसल डैमेज हो जाएगी लंग्स की, और उसमें से ब्लीडिंग होगी। ड्यूरिंग कफ पता क्या होगा, उसके अंदर ब्लड होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? हीमोप्टेसिस नहीं बोलते होते? शाबाश, पहले ये बताएं हीमोप्टेसिस। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि ये लंग्स को इन्वॉल्व करता है, नंबर वन। किसकी वेसल्स को, लंग की वेसल को इन्वॉल्व किया। दूसरा पता ये क्या करता है, स्मॉल वेसल्स ऑफ किडनी की भी इन्फ्लामेशन करवा देगा। जब स्मॉल वेसल ऑफ किडनी की इन्फ्लामेशन करवाएगा, भाई पता क्या, आप बार बार कोला और कहते हैं, वो तो हो अंदर ही देखते हैं बच्चे। सिर्फ कोला कलर का मतलब होता है कि डार्क कलर यूरिन आ रहा है इसके अंदर। कोला कलर का मतलब बच्चे ये नहीं होता कि इसके अंदर वो क्या कहते हैं, हम सिर्फ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मैं आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, जब भी डार्क यूरिन होता है, जब भी उसके अंदर ब्लड आता है, वी कॉल दिस कोला यूरिन। ठीक है, हम उसको स्पेसिफिकली पीएसजीएन के अंदर नहीं देख रहे होते। हिमाचूरिया तो बाकी सब के अंदर भी हो रहा होता है, इसके अंदर रैपिडली प्रोग्रेसिव के अंदर भी हो रहा होता है, आईजीए के अंदर भी हिमाचूरिया हो सकता है। अगर मैं वही बोलूं कोला कलर यूरिन आ रहा है, तो इसका मतलब हिमाचूरिया हो रहा है। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई अफसा? कोला का मतलब होता है डार्क, और डार्क हो क्यों रहा है, वो ब्लड की वजह से हो रहा है, हिमाचूरिया की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे उसका स्पेसिफिक फीचर लिखा था इसलिए। बच्चे पैथोमा वाली बुक देखें, उसके अंदर उसने पता क्या लिखा होगा, हिमाचूरिया के आगे ब्रैकेट डाली, मेरे सामने भी पैथोमा इस वक्त खुली हुई है, उसके आगे उसने पैथोमा के आगे उसने लिखा हुआ है, वो हिमाचूरिया के आगे लिखा हुआ है कोला कलर। उसका मतलब ये है कि डार्क कलर यूरिन आ रहा है। ठीक है, उसने डार्क कलर इंडिकेट लिख किया, उसने ब्रैकेट में लिखी हुई है, ये वाली बात मुझे पता है। जी जी मुझे पता है, ओके। किडनी क्या इसकी अगर इन्फ्लामेशन करेगा तो क्या करेगा? ओ भाई हिमाचूरिया करेगा। ठीक है, हिमाचूरिया को मैं कोला कलर यूरिन भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं कि सिर्फ उसके अंदर ही आएगी। अब बात समझ में आ गई। ये सारे फीचर मैंने मेंशन कर दिए, किसके? माइक्रोस्कोपिक पोली एंजाइटिस के मैंने सारे फीचर मेंशन कर दिए। अब इसको मैं निफ्रिटिक सिंड्रोम की तरफ लेके जा रहा हूँ क्वेश्चन को। मैं लिखूंगा कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेटिनिन की रेशियो बढ़ जाएगी इस पेशेंट के अंदर। साथ में लिखूंगा इस पेशेंट के अंदर ओलिगो यूरिया हो रहा है। साथ इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? ये किडनी के सारे फीचर आ गए ना। तो आपने बताना है नेफ्रिटिक सिंड्रोम हो रहा है इस पेशेंट के अंदर। दूसरा आंसर आपने मुझे ये देना है कि ये हो क्यों रहा है। आपने बताना है माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, मतलब कि वेसल्स की इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा है। अब क्वेश्चन समझ में आया? वो क्वेश्चन ये पूछा था, वो कोला कलर को रटा ना लगाओ, वो इसका मतलब हिमाचूरिया ही है। ठीक है, ओके, जगह समझ में आ गई ये वाली बात। ओके ठीक है। अच्छा, प्रियंका का लेवल इसके अंदर हम इंक्रीज देखेंगे, वही इसके अंदर भी क्या करेंगे, हम भी इसको बाहर से साइक्लोफॉस्फेमाइड दे सकते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड दे सकते हैं इस पेशेंट के अंदर, और हम इसके अंदर भी प्लाज्मा फेरेसिस ही करेंगे। सारी वही बात है, कोई कोई इसमें नई बात नहीं है। अच्छा, और इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम होता है, हमने कहीं और भी पढ़ा था।
अच्छा वो हमने नहीं पढ़ा था, वो बेसिक्स वालों ने पढ़ा था। चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम क्या होता है, किसी को पता है? हाँ जी, तो की चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम। बताओ बताओ। लंग्स और हार्ट। ओके जी, लंग्स और हार्ट भी क्या करवा देता है? किडनी लंग्स इन्वॉल्व आल्सो अस्थमा एंड एजिनोफिलिया, जी वो भी आपका क्या करवा सकता है, आपने बताना है। चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम भी आपका स्मॉल वेसल्स इन्फ्लामेशन करवा रहा होता है। अब देखें कैसे, इसका क्वेश्चन आएगा हमेशा एस्थमा के साथ। एस्थमा कैसे होगा भाई? चर्क स्ट्रोस सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर ना आईजीई एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ रहा होता है। ठीक है, जब भी आपकी आईजीई एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ता है, ये क्या करवाता है? ये पहली बात तो भाई एस्थमा करवा रहा होता है, अगर किसी को एस्थमा है पहले ही एस्थमा करवाएगा। दूसरा, मैंने आपको एक कार्डियोमायोपैथी पढ़ाई थी जो चर्क स्ट्रोस सिंड्रोम करवा रही थी, जिसके अंदर इजिनोफिल का लेवल बढ़ रहा था, वो कौन सी थी? वो कौन सी थी? वेरी गुड शिराज, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी करवा रही थी। ठीक है, अब चर्क स्ट्रोक सिंड्रोम का क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जामिनर पता क्या करेगा? पहले लंग्स के फीचर मेंशन करेगा, उसके अंदर लिख देगा, उसके अंदर या वो लिख देगा हिमोप्टेसिस हो रही है, या वो दूसरे बात क्या मेंशन कर सकता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, एस्थमा हो रहा है। ठीक है, फिर और क्या करेगा? वो इस पेशेंट के अंदर लिख देगा कि रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो रही है, दूसरे सारे रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के फीचर मेंशन करेगा। तीसरा पता क्या करेगा? किडनी को भी इन्वॉल्व करेगा। जब वो किडनी को इन्वॉल्व करेगा, किडनी के वेसल्स की इन्फ्लामेशन करवा देगा, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन का लेवल बच्चों बॉडी में बढ़ जाएगा। सारे वही वाले फीचर एसोसिएट कर दो, इसिनोफिलिक ग्रैनुलोmatous पोलियांजाइटिस जी। लिखियो यही बात यहाँ। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? ओके जी। इसका ट्रीटमेंट भी वही है, ग्लूकोकोर्टिकोड दे दो, प्लाज्मा कर लो, और साइक्लोफॉस्फेमाइड दे दो, सारी बातें वही हैं। क्वेश्चन पता कैसे आएगा इसके? बस आपने इधर इस बात पे ध्यान देना कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। नेफ्रिटिक सिंड्रोम के फीचर मेंशन करेगा, साथ इस पेशेंट के अंदर और क्या करेगा बच्चों, इस पेशेंट के अंदर एस्थमा करेगा, साथ वो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी वाले सारे फीचर मेंशन कर देगा। अब आ गया जो गुड पोस्चर सिंड्रोम। गुड पोस्चर सिंड्रोम तो वैसे ही सबको आता होगा ना कि गुड पोस्चर सिंड्रोम के अंदर होता क्या है। इसके अंदर कौन से कोलाजन का इशू होता है, पहले तो ये बताया ना, शाबाश। गुड पोस्चर सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर कौन से कोलाजन का इशू होता है? टाइप 2 के 4? हाँ जी, बाकी टाइप 4 कोलाजन। ठीक है, अब टाइप 4 कोलाजन क्या करता है? आपका टाइप 4 कोलाजन क्या करता है? टाइप 4 कोलाजन आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहा होता है। ठीक है, अब स्पेसिफिकली दो बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं बनेगी गुड पोस्चर सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर। कौन सी? एक लंग्स की, दूसरी और कौन सी की नहीं बनेगी इस पेशेंट के अंदर बच्चों? किडनी की बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं बनेगी। अब जब लंग्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, तो मुझे ये बताए, इस पेशेंट के अंदर हीमोपोटेसिस हो सकता है? शाबाश, बताते जाएं। क्या इस पेशेंट के अंदर हिमोप्टेसिस होगा? वेरी गुड। दूसरा, अगर किडनी की बेसमेंट मेम्ब्रेन ही नहीं बनी, तो भाई अब इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? किडनी के, वेरी गुड, हिमाचूरिया होगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फीचर, ये अभी हमने ऊपर किसी एक और डिजीज में भी देखे थे। शाबाश, बताएं जरा। अभी हमने एक और डिजीज ऊपर जो पढ़ी, उसके अंदर भी ये दोनों फीचर देखे थे, जिसके अंदर आपके लंग्स और किडनी की इन्फ्लामेशन हो रही थी। इसके अंदर तो हार्ट भी हो रही थी ना। शिराज, वेरी गुड। आईजी, ये माइक्रोस्कोपिक ये पोलियंजाइटिस के अंदर हमने ये पढ़ा था। लंग्स और किडनी की इन्फ्लामेशन जो सेपरेट जाके अभी ये नीचे पढ़ाई थी, अभी ये याद आया कि नहीं? लंग्स और किडनी याद आया ना? ओके, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि सर आपने उसमें भी हिमोप्टेसिस लिखवाया, हिमाचूरिया लिखवाया, दोनों के फीचर सेम है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट के अंदर के ये गुड पोस्चर सिंड्रोम है कि माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस है? शाबाश, वेरी गुड शिराज। एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी से पता चलेगा। जो मैंने आपको लिखवाया ना, पी आन का और सी आन का, जो आपका ये था माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, इसके अंदर आपका पी आन का पॉजिटिव था। ठीक है, लेकिन जो आपका गुड पोस्चर सिंड्रोम है, इसके अंदर एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज होंगी, लीनियर पैटर्न की होगी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यही डिफरेंशियल पॉइंट है। क्वेश्चन जब भी मेंशन करेगा एग्जामिनर,
वो जरूर बताएगा कि आपकी एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, प्लस हिमाचूरी है, प्लस उसको क्या है, हीमोपोटेसिस है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? आपने बताना है गुड पॉस्चर सिंड्रोम। समझ आई बात कि नहीं आई? शाबाश, बताएं। ओके जी, ओके, अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो ओके, लीनियर एंटीबॉडीज पेशेंट के अंदर आएगी। अच्छा, अब देखें इस पेशेंट के अंदर क्या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है? भाई नहीं हो सकता, इन्फेक्शन की तो यहाँ पे हिस्ट्री नहीं चल रही। ठीक है, इसीलिए हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इसके अंदर नहीं देखेंगे, इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन का इशू हो रहा है। ठीक है, बात हमेशा ये याद रखनी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का इशू हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि क्या इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को देखने के लिए मुझे ये बताएं, क्या इस पेशेंट के अंदर मैं एक्सरे कर सकता हूँ? शाबाश, इसकी इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे कर सकता हूँ। हाँ जी, क्या मैं एक्सरे कर सकता हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, चेस्ट एक्सरे? शाबाश, बताएं बताएं। भाई इसके अंदर मैं चेस्ट एक्सरे भी कर सकता हूँ उसकी इन्फ्लेमेशन को, बेसमेंट मेम्ब्रेन को देखने के लिए। ट्रीटमेंट टोटली इसका भी सेम है, प्लाज्मा एक्सचेंज करें इसके अंदर भी, कोर्टिकोस्टेरॉइड दें इस पेशेंट के अंदर भी, ताकि क्या करें, इन्फेक्शन ना हो इस पेशेंट के अंदर। और इसका अपने पास हाल ही कोई नहीं, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन ही नहीं है इसकी। ठीक है, स्टीरॉइड पे रहेगा ये बंदा। समझ आई? यार वो तो सब में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ना, वो तो मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो सेम ही है। बाकी सारी आपने सिम्टोमेटिक्स करनी है, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर बायोप्सी तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। नेफ्रिटिक हो नेफ्रोटिक, आंखें बंद करके आंसर, बायोप्सी इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? बाकियों को शाबाश, जिसको नहीं भी आई मुझे बता दो, दोबारा एक्सप्लेन कर देते, कोई मसला नहीं है। तो आगे स्टार्ट करें यार। ओके, आगे एलपोर्ट सिंड्रोम। अच्छा, एलपोर्ट सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर क्या आता है, पहले तो मुझे ये बताएं ना। एलपोर्ट सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर भी ना बच्चों, किस कोलाजन का इश्यू होता है, पहले मुझे ये बताएं, टाइप 2 का होता है कि टाइप 4 का होता है? शाबाश राज, इस पेशेंट के अंदर टाइप 4 कोलाजन नहीं बनेंगे। जब आपका टाइप 4 कोलाजन नहीं बनेगा, अगेन इसके अंदर पता कौन कौन सी बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो सकती है? आप इसके अंदर लिखेंगे, एक तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, दूसरी इसके अंदर कौन कौन सी हो सकती है? आपने बताना है कि ईयर की मेम्ब्रेन इसके अंदर सही नहीं बन सकती, और दूसरी आपकी आईज की मेम्ब्रेन सही तरह नहीं बनेगी। बच्चों ये तीनों फीचर जहां भी आए, आंखें बंद करके इसका आंसर क्या होगा, एलपोर्ट सिंड्रोम होगा। ठीक है, स्पेसिफिकली इस पेशेंट के अंदर कंजेनाइटल एक्स लिंक है ये ही नहीं बनेगी। अब देखें किसी पेशेंट के अंदर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन सही नहीं बनी। ठीक है, कौन सी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन? क्या इस पेशेंट के अंदर हिमाचूरिया आ सकता है? बताएं, क्या इस पेशेंट के अंदर हिमाचूरिया होगा? इस पेशेंट के अंदर हिमाचूरिया होगा। ओके, अब सॉरी, अब इस पेशेंट के अंदर क्या हुआ कि इसके जो ईयर की मेम्ब्रेन है वो नहीं बनी, उसकी वजह से क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर हेयरिंग लॉस हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा, इस पेशेंट के अंदर और क्या हो सकता है, जब उसके आईज की मेम्ब्रेन सही नहीं बने, तो क्या उसको ऑक्यूलर डिस्टर्बेंस हो सकती है, उसकी विजन प्रॉब्लम हो सकती है, विजन लॉस हो सकती है? तो भाई हो सकती है। अगर ये तीनों चीजें आप कहीं पे भी देखें तो इसका आंसर क्या होगा, अल्पोर्ट सिंड्रोम हो सकता है। शाबाश, डेफनेस हो सकती है उसके अंदर सेंसिटिव हेयरिंग, इसके जब हम देखेंगे ना, वो सुनेगा ठीक नहीं। ठीक है, उसके अंदर डेफनेस हो जाएगी उस पेशेंट के अंदर। ओके जी, वेरी गुड सिराज। इस पे हम पता क्या देखेंगे, आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर हम बास्केट एंड वीव अपीयरेंस देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, डबल टिक कर लें, इसके ऊपर नहीं शायद लिखा हुआ, आप इस पे लिख लें, बास्केट एंड वीव अपीयरेंस देखेंगे माइक्रोस्कोपी पे। ठीक है, ये एमसीक्यूज आता होता है, इसको आप लिख लें। यार वो तो कॉमन सी बात है, कोक्लिया सेंस करता है इसके अंदर, जब कोक्लिया होगा ही नहीं तो मुझे ये बताओ कहाँ सुनी जाएगी? कोक्लियर नर्व भी इसके अंदर किसको मैसेज देगी अगर कोक्लियर है ही नहीं है? कितना फ्लूइड होता है उसके अंदर? अच्छा चलो, आ जाओ वापस टॉपिक की तरफ, आ जाओ। तो क्या ना, उस्ताद सीरियस हो गया है। अच्छा, इसके अंदर पता क्या देंगे, एसी इनहिबिटर्स दे देंगे इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, एसी इनहिबिटर्स क्यों देंगे इस पेशेंट के अंदर? आपको हाइपरटेंशन भी होती है इस पेशेंट के अंदर, जाहिर सी बात है, नेफ्रेटिक वाले सारे पे इसके अंदर सिम्टम्स आएंगे।
इसीलिए क्या करेंगे हम, एसी इनहिबिटर्स देंगे इस पेशेंट के अंदर। दूसरा इसका हमारे पास हल क्या है भाई, इसका वो इशू है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का इशू है, हम इसमें किडनी ट्रांसप्लांट ही करेंगे, हम बेसमेंट मेम्ब्रेन तो देने से रहे बाहर से। तो वो क्या करेगी, सिम्टोमेटिक के लिए आप कोर्टिकोस्टेरॉइड बेशक देते रहो, ठीक है, बट इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है। अच्छा, तो इसके अंदर पता क्या देंगे, तो आपने बताना किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे। हाँ जी, बाकियों को समझ आया कि नहीं आया? शाबाश, बाकी बताएं। ओके जी, सबको क्लियर। आगे एक और टॉपिक कर लें छोटा सा, कि इसको रीड कर ले यहाँ से। यार वही है, ऊपर से सारा ऊपर ही पढ़ाया है आज। एक छोटा सा नहीं यार, एक टॉपिक कंप्लीट कर लें, खैर है कुछ नहीं होता। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कर लें, पता गया, फिर इस तरह आपका जो रेनल लाइफ काफी लंबा हो जाएगा। एक आधा बस टॉपिक और कर लेते हैं, ठीक है, कोई नहीं, 10 मिनट ही लगेंगे। इधर आ जाओ। एक टॉपिक नहीं नहीं है, बस एक टॉपिक करा लेने तो यार। इधर आ जाओ, एक ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कर लेते हैं, ठीक है, इतना सा बस, 5 मिनट आपने मुझे देनी, मुझे 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो, बस 5 मिनट, ठीक है। इसमें से एमसीक्यू आ जाता होता है, ठीक है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया वाला प्रश्न। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि प्रोस्टेट का फंक्शन क्या होता है। शाबाश, प्रोस्टेट का फंक्शन क्या होता है, अगर हम फंक्शन इसका डिस्कस करें, बताते जाएं। हाँ जी तकीर, प्रोस्टेट का फंक्शन। बिल्कुल, न्यूट्रिशन स्पम्स होती है। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोस्टेट ना हो, तो जो आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो सही तरह डेवलप नहीं होंगे। शाबाश, पहले तो ये बात बताओ ना, क्या उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया सही तरह डेवलप नहीं होंगे? कह सकते हैं भाई, क्यों? प्रोस्टेट का फंक्शन पता क्या होता है, इसने टेस्टोस्टिरोन को ना आगे, ठीक है, आगे चेंज करना होता है डाई हाइड्रोटेस्टोस्टिरोन, 5 डाई हाइड्रोटेस्टोस्टिरोन। जो आपका टेस्टोस्टिरोन होता है, ये आपका इंटरनल जेनिटेलिया बनाने में हेल्प करता है। और जो आपका 5 डाई हाइड्रोटेस्टोस्टिरोन होता है, ये आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना रहा होता है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंशियल पॉइंट है पहले। अब ये करता कौन है, कौन सा इंजाइम करता है? शाबाश, इसको पता है कौन सा इसके अंदर इंजाइम करता है? 5 अल्फा, शाबाश, बताएं बताएं। रिडक्टेज एंजाइम कर रहा होता है, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, आगे आपके टेस्टोस्टेरोन को किसके अंदर चेंज कर देता है, डाई टेस्टोस्टेरोन के अंदर चेंज कर देता होता है। मुझे ये बताओ, अच्छा, प्रोस्टेट क्या ये फीमेल में हेल्प करेगा? शाबाश, क्या ये फीमेल में बना सकता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया? क्या ये फीमेल में? ठीक है जी, इसमें होता ही नहीं है, ओके। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई बच्चा जवाब दे आगे से, फिर मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, ये फीमेल में होता ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये नहीं बना रहा होता फीमेल में, ठीक है, बस आपने ये बात याद रखनी होती है। क्या करता है कि आपने बताना है कि प्रोस्टेट क्या करता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को 5 डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में चेंज करता है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम होता है इसमें, ये हेल्प करता होता है। अब देखें, हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को डिस्कस करने से पहले कोई अच्छा बच्चा मुझे बताए कि प्रोस्टेट के कितने लोब होते हैं। शाबाश, मुझे प्रोस्टेट के लोब भी बताने हैं, मुझे प्रोस्टेट के जोन भी बताने हैं आपने, और मुझे इसका वो भी बताना है, सरफेसेस भी बतानी है। तीन क्या, कितने लोब होते हैं प्रोस्टेट के? 5 क्या होते हैं जी? अच्छा, 5 जोन होते हैं, और? शाबाश, और? बाकी 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 3 लोब होते हैं। छा गया है तो खीर, क्या बात है यार। कहाँ से इतना नॉलेज लेके आते हो तो खीर, कितना पढ़ते हो सारा दिन? 5 लोब होते हैं साई, 3 जोन होते हैं। 5 लोब होते हैं, 3 इसके जोन होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है इसका, ठीक है। 5 लोब, 3 जोन होते हैं। अब मुझे लोब के नाम बताओ कौन कौन से होते हैं।
पांच लोब के नाम बताओ कौन कौन से होते हैं। एंटीरियर, दूसरा, शाबाश, एक एंटीरियर लोब होता है, और मीडियल, और लेटरल, और पोस्टीरियर। तो कीर ये तो चार हो गया ना, पांचवा कौन सा होगा। शिराज 2 मिनट इंतजार तो करता। दो लेटरल होते हैं आपके, ठीक है। दो लेटरल होते हैं, फिर इंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर होता है। पांच लोब हो गए। तो कीर तीन हुए कि पांच हुए अब। तीन हुए कि पांच हो गए। पांच हो गए, ठीक है। याद रखना, अब नहीं भूलोगे तुम, पांच लोब होते हैं। अब इसके जोन बताओ कितने होते हैं। वेरी गुड फातिमा। पेरिफेरल होता है, सेंट्रल होता है, और ट्रांजिशनल जोन होता है। ठीक है। बताता हूँ अभी, टॉप जो जो पूछ रहा हूँ सिर्फ वो बताओ अभी। ठीक है, तीन जोन होते हैं इसके अंदर। कौन कौन सा। एक होता है बच्चों सेंट्रल, दूसरा कौन सा होता है इसके अंदर, पेरिफेरल होता है, तीसरा कौन सा होता है, ट्रांजिशनल जोन होता है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये लिख लें। अगर आपको ये बातें पता होगी तो आगे इसका ये टॉपिक डिस्कस हो, इसके हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जी किसको, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें से एक और क्वेश्चन आता है कि जो हाईली ग्लैंडुलर प्रोस्टेट टिश्यू होते हैं वो किस रीजन पे होते हैं। हाई ग्लैंडुलर प्रोस्टेट टिश्यू किधर होते हैं। हाई ग्लैंडुलर प्रोस्टेट टिश्यू किस लो पे होते हैं। क्वेश्चन ये है किस लो पे आपका हाई ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, प्रोस्टेट टिश्यू होता है। आपने बताना है, जब भी वो लोब की बात करें ना, हाई ग्लैंडुलर प्रोस्टेट टिश्यू किस लोब पे होते हैं, तो आपने बताना है मीडियन लोब पे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है। अगर यही वो क्वेश्चन पूछे कि ग्लैंडुलर टिश्यू हाई रीजन प्रोस्टेट के किस जोन पे होते हैं, शाबाश, तो आपने बताना है ट्रांजिशनल जोन पे होते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह आता होता है। ये एग्जामिनर जोन और लोब से फंसा लेता होता है कि एनाटॉमी की बातें ये आपको आनी चाहिए। ठीक है। क्या मैंने आपको बताया कि जो आपका लोब पूछेगा कि प्रोस्टेट के जो टिश्यू होते हैं वो सबसे ज्यादा किस लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपने बताना मीडियन लोब के अंदर। अगर थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करूं कि आपका कौन से जोन पे होते हैं टिश्यू, जोन आ गया, तो आपने बताना है ट्रांजिशनल जोन। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होता है, क्या हम अब लिख सकते हैं कि ये मीडियन और ट्रांजिशन, मीडियन लोब और ट्रांजिशन जोन पे हाईली स्पेसिफिक रीजन है बीपीएच होने का। शाबाश, बताते जाएं। क्या हम इस पेशेंट के अंदर ये बात अब लिख सकते हैं। ओके जी, लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली में आगे बात लिखें। अगर आपसे पूछा जाए ब्लड सप्लाई क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड, हाँ जी, ये बताओ ब्लड सप्लाई क्या है। आपने बताना है इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती है वो है एक इंफीरियर वेसिकल, और दूसरा इसके अंदर क्या होता है आपकी मिडल रेक्टल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। ये एमसीक्यूज आता है कि मिडल रेक्टल आर्टरी सप्लाई करती है उसको। पूछते हैं कि इसकी आर्टेरियल सप्लाई क्या है। आपने बताना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो आर्टेरियल सप्लाई है वो मिडल रेक्टल आर्टरी है। दूसरा क्वेश्चन इसमें से क्या आता है, वेनस सप्लाई से क्वेश्चन नहीं आता मोस्ट लाइकली, या इसके ब्लड सप्लाई से या लिम्फेटिक सप्लाई से क्वेश्चन आता है कि इसकी ये किस लिम्फ नोड के अंदर जाके आगे ड्रेन करता है। आपने बताना है कि ये जिस लिम्फ नोड के अंदर जाके वो ड्रेन करेगा, जो इसकी लिम्फेटिक सप्लाई है वो है इंटरनल इलियक लिम्फ नोड। इसके ऊपर लिख लें बुक के ऊपर, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड के अंदर जाके क्या करता है, ड्रेन करता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई आपको। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी नर्व है जो इसको सप्लाई कर रही होती है, इसकी नर्व सप्लाई क्या है। हाँ जी, तो कीर नर्व सप्लाई क्या है इसकी, तो आपने बताना है इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक जो प्लेक्सिस होता है ना, वो इसको सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, इसको इसके ऊपर सारी बातें आपने लिख लेनी है। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस क्या करता है, इसकी नर्व सप्लाई है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी लिम्फेटिक सप्लाई क्या, आपने बताना है इंटरनल इलियक लिम्फ नोड इसकी लिम्फेटिक सप्लाई है। अगर ब्लड सप्लाई पूछा जाए तो आपने बताना मिडल रेक्टल आर्टरी इसकी क्या है, ब्लड सप्लाई है। ठीक है, समझ आ गई ये वाली तीनों बातें। ओके। अच्छा, आगे क्या होता है अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो गया, तो उसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर होंगे। आपने बताना दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, एक होता है इरिटेटिव सिम्टम्स। दोनों में डिफरेंस क्या है।
ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स में आपने बताना है। देखो बच्चों, जब भी प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है ना, इस बात को समझिएगा, जब भी प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है, इसके पास से ना आपका यूरेटर गुजर रहा होता है। कौन गुजरता है? यूरेटर गुजर रहा होता है। ये पता क्या करता है? जो आपका यूरेटर होता है ना, उसको क्या कर देता है? कंप्रेस कर देता है। ठीक है, जब ये यूरेटर को कंप्रेस कर देगा, तो बच्चों मुझे ये बात बताओ, क्या उस पेशेंट के अंदर अब यूरिन ठीक आएगा? शाबाश, बताते जाए, क्या उस पेशेंट के अंदर अब यूरिन ठीक आएगा? नहीं आएगा। अब देखें, जब उसका यूरेटर कंप्रेस हो गया, तो उसकी वजह से क्या क्या उसको फीचर आएंगे? और भाई, उसको बार बार हेसिटेंसी होगी, वीक स्ट्रीम होगी उसके अंदर, इंटरमिटेंट स्ट्रीम होगी उसके अंदर, उसका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एम्प्टी नहीं होगा, उसके अंदर इनकम्प्लीट एम्प्टी होगी, ब्लैडर फुल रहेगा, उसको बार बार उसको यूरिन आएगा, लेकिन जाएगा करने के लिए, लेकिन यूरिन उसको आएगा नहीं, कंप्लीट ब्लैडर ही एम्प्टी नहीं होगा उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है इसके अंदर। दूसरा, इरिटेटिव सिम्टम्स में क्या होगा? रात को बार बार वो उठेगा, इसके अंदर बार बार उठेगा यूरिन करने के लिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसके बाद अर्ज इनकॉन्टिनेंस होगी, उसको हीमाचूरिया भी हो सकता है। क्या क्या है इसने, आपने यूरिथ्रा क्या बोला है? यूरिथ्रा लाई इन मीडियन लोब, सो दैट्स व्हाई दिस पेशेंट कम टू अर्ली विद द सिम्टम्स। जी नहीं, देखो, जो आपका यूरिथ्रा होता है ना, अगर इसकी वो फिर आप ना उसके अंदर बेसिक एनाटॉमी के अंदर सर्जरी के अंदर चले गए हो, इसका जो आपका मीडियन लोब होता है ना, ठीक है, इसके अंदर पता क्या हो रहा होता है? मीडियन लोब के दरमियान से, बिटवीन, आपका यूरिथ्रा गुजरा होता है, और दूसरी क्या चीज होती है? शाबाश, दूसरा क्या होता है इसके अंदर? दूसरी क्या चीज होती है इसके अंदर? सी एन बॉल प्रोस्टेट। बताता हूँ भाई, अभी हम उसको बीपीएच पढ़ रहे हैं ना, आगे कैंसर पढ़ रहे हैं। बताओ बताओ, तो कीर क्या होता है? एक तो यूरिथ्रा होता है, दूसरा मीडियन लोब के दरमियान से ना दो चीजें पास कर रही होती हैं। एक यूरिथ्रा होता है, दूसरी क्या चीज होती है इसके अंदर? फॉर एग्जाम्पल, ये मीडियन लोब पड़ा हुआ है, यहाँ पे तो हमने बता दिया इस पेशेंट के अंदर यूरिथ्रा होगा, यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल साथ, ओ भाई, इजैकुलेटरी डक्ट होगी इसकी। ठीक है, ये याद रखना है, मीडियन लोब। वो फिर अब कंप्लीट आप बेसिक एनाटॉमी में चले जाओगे, जब ये लार्ज इसका साइज बढ़ेगा, कि यहाँ से यूरिथ्रा को कंप्रेस कर देगा, इधर से इजैकुलेटरी डक्ट को कंप्रेस कर देगा। ठीक है, समझ आई? बिटवीन होता है कौन सा? मीडियन लोब, आपका यूरिथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट का। वो क्या करेगा? आपके यूरिथ्रा को भी कंप्रेस कर देगा, बैक साइड से उसको क्या कर देगा? आपके इजैकुलेटरी डक्ट को भी कंप्रेस कर देगा, इजैकुलेशन नहीं होगी फिर उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, वो जो आपने बताया, क्वेश्चन क्या आया कि सी इन्वॉल्व पोस्टीरियर लोब। अब आप मुझे बताओ कि पोस्टीरियर लोब क्यों इन्वॉल्व होता है इसके अंदर? शाबाश, इस पेशेंट के अंदर पोस्टीरियर लोब क्यों इन्वॉल्व होता है? एंटीरियर क्यों नहीं हो सकता? लेटरल क्यों नहीं हो सकता? वो कल जब हम इसको डिस्कस करेंगे ना, फिर आपको बताऊंगा कि क्यों। अभी मुझे सिर्फ ये वाला टॉपिक कंप्लीट करने दो, ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया वाला। ठीक है, इरिटेटिव सिम्टम होंगे इस पेशेंट के अंदर, और दूसरा क्या होंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम होंगे इसके अंदर। अच्छा, इस पेशेंट के अंदर हम जब डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे ना, उसके अंदर पता हमें क्या मिलेगा? हमें जो होगा प्रोस्टेट, वो रबरी मिलेगा, सॉफ्ट रबरी मिलेगा इस पेशेंट के अंदर ना। लेकिन अगर यही पेशेंट हमारे पास प्रोस्टेट सीए हुआ, कार्सिनोमा वाला पेशेंट हुआ, उसके अंदर हार्ड प्रोस्टेट होगा। ये डिफरेंशियल पॉइंट है इसका, कि रबरी किसके अंदर होगा, हार्ड किसके अंदर होगा। आपने बताना, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया वाले पेशेंट के अंदर क्या होगा? रबरी होगा। लेकिन प्रोस्टेट सीए वाले पेशेंट के अंदर क्या होगा? आपका हार्ड होगा वो। ठीक है, इरेगुलर बॉर्डर्स होंगे उसके। ये क्वेश्चन आता होता है। समझ आई कि क्वेश्चन कैसे आता होगा? प्रोस्टेट सीए को कैसे डिफरेंशिएट करना है। पहली लाइन से क्वेश्चन पकड़ा जाता है कि प्रोस्टेट हाइपर, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का है कि ये प्रोस्टेट कैंसर वाला है ये। ओके, ओके। अब हमने इस पेशेंट को, देखो मेरे पास एक पेशेंट आया है, वो क्या सिम्टम्स दे रहा है? वो कहता है कि मुझे बार बार यूरिन आता है, मैं यूरिन करने जाता हूँ तो थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़े थोड़े कतरे आते हैं, फिर रुक जाता है। ठीक है, रात को मैं दोबारा उठता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर मुझे क्या होता है? कंप्लीट यूरिन नहीं आता। यूरिन करने के बाद भी ऐसे लगता है कि जैसे मेरा ब्लैडर फुल है। ठीक है, एज उसकी ज्यादा है। आप वो पूछेगा व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, आपने बताना बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। अगर थोड़े से इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, वो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे देगा, हालांकि वो टॉपिक कल हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनर ये चीज मेंशन करेगा कि एक पेशेंट आया मेरे पास, उसके अंदर क्या है कि हार्ड उसका प्रोस्टेट था, मैंने जब उसका डीआरई किया, ठीक है, इसके डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन की, प्लस उसके अंदर क्या है? अर्जेंसी है, फ्रीक्वेंसी है,
हीमाचूरी है, और इसके अंदर और क्या हो सकता है, इंटरमिटेंट स्टीम है, मतलब कि कंप्लीट यूरिन पास नहीं हो रहा, प्लस उसका वेट लॉस है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो आपने बताना है प्रोस्टेट सीए की बात कर रहा है, प्रोस्टेट कैंसर की बात कर रहा है, क्वेश्चन ऐसे डिफरेंशिएट होगा। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर पता क्या होता है, ये सारे फीचर मेंशन करे, एक पेशेंट आया प्रोस्टेट कैंसर है, उसके अंदर वो सॉरी उसके अंदर वेट लॉस हो रहा है, इंटरमिटेंट स्ट्रीम में अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी हिमाचूरी है, ठीक है, साथ लिख दे इसके अंदर वेट लॉस है, प्लस लिख दे उसको बोन पेन है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो आपने बताना अगेन प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर आपने हमेशा याद रखना है कि सबसे ज्यादा मेटास्टाइज हो के ना जाके आपकी बोन्स को डैमेज करता है। अब क्वेश्चन आता है प्रोस्टेट कैंसर किस बोन्स को डैमेज कर सकता है स्पेसिफिकली? हाँ जी, को बच्चा बताएगा किस बोन को स्पेसिफिकली डैमेज कर सकता है प्रोस्टेट सीए? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सबसे ज्यादा पहले मेटास्टाइज करके किधर जाएगा वो? हाँ जी, शिराज, हफ्सा, फातिमा, तुकीर, अजवद, हमजा, किसको किसको डैमेज करेगा? किस बोन की इन्वॉल्वमेंट करेगा भाई? वर्टिब्रा की करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, डबल टिक कर लें इसको। जब भी आपका प्रोस्टेट सीए हुआ ना, वो मेटास्टाइज करके जाके आपके वर्टिब्रा को डैमेज करेगा, ठीक है, डबल टिक कर लें इस क्वेश्चन को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। अच्छा, हम अब डायग्नो एग्जामिनेशन इसको कर रहे थे, डायग्नोज कर रहे थे किसको? अपने बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को। क्लिनिकल फीचर मैंने सारे देख लिए, डीआरई पे मुझे वो सॉफ्ट रबरी मिला, कौन प्रोस्टेट ग्लैंड मिला। मैंने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है? मैंने सबसे पहले इसकी यूरिन एग्जामिनेशन करनी है। दूसरा काम मैंने क्या करना है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन करेंगे। अब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन क्या है, पहले तो मुझे ये बताए ना। शाबाश। पीएसए क्या है? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये आपके पता है किधर से प्रोड्यूस होता है? ये आपकी जो प्रोस्टेट की बच्चों एपिथीलियम है ना, उससे प्रोड्यूस होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। हम इसके लेवल को चेक करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी इसका लेवल 5 से या 10 से ज्यादा हो ना पीएसए का, इसका मतलब ये होता है कि इस पेशेंट के अंदर अब कैंसर हो सकता है, ठीक है। ऐसा जी इंपॉर्टेंट मार्कर नहीं है, क्यों? क्योंकि जो प्रोस्टेट है, ये पीएसए है, ये आपका प्रोस्टाइटिस के अंदर भी इंक्रीज कर देता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के अंदर भी इंक्रीज कर सकता है, प्रोस्टेट कैंसर के अंदर भी इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए जब भी पूछा जाए कि आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, आपने बताना बायोप्सी इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, पीएसए इज नॉट। अगर पूछा जाए पीएसए क्यों नहीं है, तो आपने बताना भाई ये और भी डिजीजेस के अंदर इंक्रीज कर सकता होता है, इसीलिए हमारा पीएसए क्या है, हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं है। हाँ, पीएसए की बेस के ऊपर हम इसके लेवल के ऊपर ये इन्वेस्टिगेट जरूर कर सकते हैं कि इस पेशेंट के अंदर कैंसर हो रहा है, प्रोस्टेट कैंसर। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। अगर इसका 10 से ज्यादा लेवल है, 5 से ज्यादा लेवल है, वो इंडिकेट करेगा कि अब इस पेशेंट के अंदर कैंसर हो रहा है, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है आपने इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या करना है, अब आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट के अंदर यूरिथ्रा कंप्रेस हो गया है। जब उसका यूरिथ्रा कंप्रेस हो जाएगा तो उसकी वजह से उसका यूरिन ठीक नहीं आएगा। जब यूरिन ठीक नहीं आएगा वो बैक फ्लो मारेगा। जब वो बैक फ्लो मारेगा वो जाके किसको डैमेज करेगा भाई? किडनी को डैमेज करेगा। तो क्या मैं इस पेशेंट के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन का लेवल चेक करूंगा? शाबाश। अच्छा, दोबारा रिपीट कर दूं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है ना, ये क्या है, आपने कहना है कि सबसे पहले ये आपके जो ये है ना प्रोस्टेट, इसकी एपिथीलियम से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, नॉर्मली ये प्रोड्यूस हो रहा होता है। जब इसका लेवल बढ़ जाए ना, ये इंडिकेट करता है कि या तो इस पेशेंट के अंदर बीपीएच हो रहा है या इस पेशेंट के अंदर प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है, ठीक है। दो चीजें इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये प्रोस्टेट से क्या करता है बच्चों, प्रोड्यूस हो रहा होता है ना, ये इन दोनों चीजों को क्या करता है बच्चों, डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब ये जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है ना, ये क्या, अगर तो आपसे पूछा जाए बायो मार्कर क्या है इसका, बीपीएच का या इसका प्रोस्टेट कैंसर का, तो बच्चों वो आपका ये पीएससी होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोस्टेट से खुद प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टेस्ट कौन सा है, तो भाई आपने बताना बायोप्सी करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये एमसीक्यूज आता होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि पीएसए के लेवल की बेस पे हम इंडिकेट कर सकते हैं इस पेशेंट के अंदर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है या इस पेशेंट के अंदर ये हो गया है, प्रोस्टेट कैंसर हो गया है। तो आपने कहना जी कर सकते हैं। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के वाले पेशेंट के अंदर जो 5 से लेवल इसका कम रहता होता है, ठीक है, पीएसए का लेवल 5 से कम रहता है, लेकिन कैंसर के अंदर 5 या 10 से ज्यादा लेवल चले जाता है, जो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि इस पेशेंट के अंदर अब क्या हो रहा है, प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है।
ठीक है, समझ आई कि नहीं है ये वाली बात? अगर पूछा जाए कि जो आपका ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्यों नहीं है, तो आपने बता, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का मतलब ये होता है कि ये स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे, ये बता देगा इसके बारे में। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बोल रहे होते हैं ना उस टेस्ट को। अब मैंने कहा ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में भी इंक्रीज कर रहा है, ये कैंसर में भी इंक्रीज कर रहा है, ये प्रोस्टाइटिस में भी इंक्रीज कर रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट उसमें भी इंक्रीज कर रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि अब ये इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है? तो भाई नहीं लिख सकता। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा इसके अंदर? बायोप्सी होगा। समझ आई कि नहीं आई? ओह, ओके जी, अगर समझ में आ गई। अब देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आया है, मैंने उसको ट्रीटमेंट क्या करवाना, बीपीएच का पेशेंट है, मैंने उसको ट्रीट कैसे करना है, जल्दी रन बहुत। एक मिनट, ट्रीटमेंट रहेगा यार, बस एक मिनट। बेस्ट, अच्छा इसकी ट्रीटमेंट में पता क्या करेंगे यार, मैंने आपको बताया था आपके ना प्रोस्टेट के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, अब स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रही होती है, हम ऐसे ड्रग देंगे जो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाएं। ठीक है, अब उसमें कौन से आ सकते हैं? भाई अल्फा ब्लॉकर आएंगे। कौन कौन से अल्फा ब्लॉकर होते हैं? टाइमसिल्यूसिन हो सकता है, टेराजोसिन हो सकता है, प्राजोसिन हो सकता है, सारे अल्फा ब्लॉकर आएंगे। ठीक है, ये जो आपके स्मूथ मसल पे अल्फा वन रिसेप्टर पड़े होंगे प्रोस्टेट को, उसको जाके ब्लॉक ब्लॉक कर देंगे और प्रोस्टेट को थोड़ा बहुत रिलैक्स कर देंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात आपने ये लिखनी है। दूसरी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस पेशेंट के अंदर 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर देते हैं। 5 अल्फा रिडक्टेज क्या करता था, शाबाश, ये बताया ना मुझे पहले। 5 अल्फा रिडक्टेज क्या करता था, टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर चेंज नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मैं ये काम नहीं करूंगा कि मैं इसी को ही ब्लॉक कर दूं, प्रोस्टेट का काम कम होगा, खुद ही उसकी एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर, जिसको आप फिनास्ट्राइड बोलते हो, ड्रग को वो दे दूंगा इस पेशेंट के अंदर। अगर इससे भी ना ठीक हुआ तो मैं क्या करूंगा भाई, इसकी सर्जरी करूंगा ना, प्रोस्टेक्टमी कर दूंगा इस पेशेंट के अंदर, या ट्रांस यूरिथ्रा यूरिथ्रा से जाके उसकी रिजेक्शन कर दूंगा प्रोस्टेट की। ठीक है, बाहर से जाऊंगा, वो आपने देखा भी होगा कि उसके पेनिस से इंजेक्शन जा रहा होता है प्रोस्टेट की तरफ, वो आपने प्रोसीजर देखे भी होंगे फोटोज के अंदर ना, ट्रांस यूरिथ्रल, उसको क्या बोलते हैं, रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, बस ये बोलते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रोस्टेक्टमी भी कर सकते हैं, और क्या करेंगे, ट्रांसयूरेथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट भी कर देंगे। ये सारा इसका ट्रीटमेंट था। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज, सेकंड मोस्ट कैंसर कौन सा है मेल के अंदर, तो आपने बताना भाई प्रोस्टेट कैंसर है। परेशान नहीं होना, प्रोस्टेट कैंसर आज का टॉपिक नहीं था, बीपीएच ही था सिर्फ। जो प्रोस्टेट कैंसर है कल उसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो तो कीर ने बताया पोस्टीरियर लोब को इन्वॉल्व करता है, बाकी लोब्स को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर सकता, वो हम फिर ये इनफर्टिलिटी करवा सकता है जब रिमूव करेंगे। यार इनफर्टिलिटी करवा, जो आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ना, वो सही तरह प्रॉपर इन्वॉल्व, वो फिर वो नहीं होंगे, मेच्योर नहीं होंगे। अगर आप उसको प्रोस्टेट उसका रिमूव कर देंगे, प्रोस्टेक्टमी कर देंगे ना उस पेशेंट के अंदर, तो समहाउ करवा सकता है। टेस्टोस्टेरोन को अगर डाईआड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज नहीं होने देगा, तो जब उसका डाईआड्रो टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बनेगा तो इनफर्टिलिटी होगी इस पेशेंट के अंदर। ओके जी, ओके जी। किसी का भी कोई क्वेश्चन हुआ तो बेशक पूछ लें। ट्रांजिशनल जोन को ही हम पेरीयूरेथ्रल जोन कहते हैं। आपकी साइड पे ना बुक पे ये लिखा हुआ है, इसने बीपीएच मोस्ट कॉमनली अकर इन द पेरीयूरेथ्रल जोन, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन भी बोलते होते हैं। परेशान नहीं होना कि सर ने तो कुछ और बताया था, वो भी यही बात है। ठीक है, ओके जी। आप लोग भी रेस्ट करें, मुझे भी करने दें। फी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो बेशक पूछ। अल्लाह हाफिज।